हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग को पढ़ना है मराठा। हमने लेटर मुगल्स को पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे मराठाज। ठीक है, चलिए मराठाज को समझने के लिए पहले समझते हैं कि मराठाज थे कौन। तो अगर हम इसे इंडिया का मैप मान लें, ठीक है, तो ये जो हमारा है उस समय टाइम फ्रेम में, ये है हमारा अहमदनगर। अहमदनगर। और ये वाला जो एरिया है हमारा, ये है हमारा बीजापुर। बीजापुर। और ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा है गोलकुंडा। गोलकुंडा है ना, गोलकुंडा का फरमान भी हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, अहमदनगर में क्या है? तो अहमदनगर में इस समय जो सत्ता चल रही है वो निजाम शाही सत्ता है ना। निजाम निजाम शाही। और बीजापुर में क्या है? आदिल शाह का सत्ता चल रहा है। आदिल शाही। आदिल शाही। और गोलकुंडा में जो सत्ता है वो है कुतुब शाही। कुतुब कुतुब शाही। और दिल्ली में इस समय जो टाइम फ्रेम है, ये मैं बता रहा हूँ 1605। 1605 के टाइम फ्रेम में क्या सत्ता चल रही है। ठीक है, ये है मुगल्स। मुगल में कौन बैठा हुआ है 1605 में? तो आप लोग को पता होगा कि 1605 में मुगल में कौन बैठा हुआ है। तो 1605 के टाइम पे शाहजहां बैठे हैं। कौन बैठा हुआ है? शाहजहां बैठा हुआ है। ठीक, इतनी सारी बातें। तो हमें समझना है कि मराठा कौन थे, है ना। देखिए, मराठा का कोई एक स्पेशल जगह नहीं था। मराठा यही अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा वाले एरियो में रहने वाले एक कम्युनिटी थी, है ना, एक समुदाय है। एक समुदाय है जिसका स्पेशल जो काम है वो काम है कृषि, एग्रीकल्चर। और या तो ये योद्धा है। अब भाई कृषि तो कर रहे हैं भाई, खेती चल रहा है, और योद्धा भी है। कैसा योद्धा है कि कभी अहमदनगर को जरूरत पड़ेगी इस कम्युनिटी की तो ये अहमदनगर के प्रति लॉयल हो जाएंगे। बीजापुर को जरूरत पड़ेगी तो ये बीजापुर के लिए युद्ध लड़ना शुरू कर देंगे। गोलकुंडा को कभी सेना की जरूरत पड़ेगी, योद्धा की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो कम्युनिटी है वो इनके लिए काम करना शुरू की। कभी मुगल को जरूरत पड़ी तो मराठा मुगलों के लिए। तो मराठा का कोई स्पेशल जगह नहीं है कि वो भी अहमदनगर के हैं कि बीजापुर के हैं कि गोलकुंडा के। इन्हीं सारे एरियो में ये एक कम्युनिटी है जो खेती करती है, लेकिन एक साथ में वॉरियर भी है ना। कि जरूरत पड़ने पे वो अहमदनगर के लिए भी युद्ध लड़ेगी, बीजापुर के लिए भी युद्ध लड़ेगी, गोलकुंडा को जरूरत पड़ेगी तो गोलकुंडा के लिए भी युद्ध लड़ेगी, या मुगल सल्तनत को चाहिए तो मुगल सल्तनत के लिए भी ये युद्ध लड़ेगी। तो होता क्या है कि इनकी अगर लॉयल्टी कहेंगे कि नहीं इनकी लॉयल्टी अहमदनगर के लिए है, तो नहीं, इनकी लॉयल्टी दक्कन में किसी के प्रति नहीं है। जो इनको पैसा देगा, जो उनके लिए काम करेंगे। और यही कम्युनिटी जो थी, यही कम्युनिटी मराठा कहलाई। तो यही जो कम्युनिटी है हमारी, वो मराठा कहलाई। बाद में मराठा अपना एम्पायर क्रिएट करेंगे। जो एम्पायर क्रिएट होगा, अब देखते हैं कि मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ये सब सेना नायक है। ठीक है, ये अहमदनगर के सेना नायक बनेंगे, कभी बीजापुर के सेना नायक बनेंगे, कभी गोलकुंडा के, क्योंकि अब ये कम्युनिटी है। फिर धीरे धीरे जब इनका ओहदा बढ़ेगा तो सब लोग इसको अपने सेना नायक के रूप में नियुक्त भी करेंगे। और मराठाओं का कोई एक नहीं है, मराठाओं में भी कई समुदाय समूह बना हुआ है। कोई समूह अहमदनगर के लिए लड़ेगा, कोई बीजापुर के लिए लड़ेगा, कोई गोलकुंडा के लिए लड़ेगा। कभी जरूरत पड़ेगी तो सारे समुदाय एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो कई कम्युनिटी भी, इसलिए इसमें आप देखेंगे 12 सरदार का भी जिक्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मराठाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, मराठा मराठा साम्राज्य की? तो मराठा साम्राज्य की जो नींव रखी जाएगी, मराठा साम्राज्य की नींव, तो कौन रखेंगे? शाहजी भोसले। शाहजी राजे या शाहजी भोसले। शाहजी भोसले कौन है भाई? ये शाहजी भोसले तो ये है हमारे शिवाजी के पिताजी, है ना, फादर ऑफ शिवाजी। ये शिवाजी के फादर हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी देखते हैं। तो 1594 में इनका जन्म होता है। 1594 से लेकर के 1664 तक का इनका टाइम फ्रेम है शाहजी भोसले के। आज जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मराठा कम्युनिटी है वो किसी एक के प्रति लॉयल नहीं है, ना वो बीजापुर के प्रति लॉयल है, ना अहमद। जो उसको पैसा दे रहा है या जिसको उसकी जरूरत पड़े उसके लिए वो लड़ाई करेंगे। तो यहाँ पे कौन है? शाहजी भोसले। हिंदी नाम आपको ऊपर मैंने लिख दिया है, शाहजी भोसले हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? सबसे पहले जो ये सेना नायक बनेंगे किसके लिए? तो ये अहमदनगर के लिए। तो जब ये अहमदनगर के सेना नायक है, अहमदनगर के सेना नायक है, तो इन्हें जागीर दी गई है। इन्हें जागीर दी गई है कहा कि पुणे की और सूपे की। अहमदनगर में पुणे की और
सूपे की इनको जागीर दे दी गई है, मतलब 2 जागीर है इनके पास सूपे की। तो ये कौन है, एक जागीरदार है ना, जागीर दे दी गई है, जागीर। बाद में शाहजहां को जरूरत पड़ेगी तो ये शाहजहां के लिए भी युद्ध लड़ेंगे, शाहजहां के लिए भी युद्ध लड़ेंगे। अच्छा, और क्या चल रहा है शाहजहां के लिए, फिर बीजापुर को जरूरत पड़ेगी तो ये बीजापुर के लिए भी युद्ध लड़ेंगे, है ना। जब ये बीजापुर के लिए युद्ध लड़ते हैं तो अहमदनगर को बुरा लगेगा, तो वो क्या करेगा, इनसे पुणे और सूपे वाला जो एरिया है, पुणे और सूपे वाली जो जागीर है उसको छीन लेंगे। फिर उसके बाद अपनी ताकत के बल पे, अपनी सेना के बल के ताकत के बल पे पुणे और सूपे वाला एरिया शाहजी भोसले फिर से एनेक्स कर लेंगे, है ना। ये एनेक्स कर लेंगे, एनेक्स मतलब होता है अपने आधिपत्य में ले लेंगे, है ना, आधिपत्य में ले लेंगे। किससे, अहमदनगर से, अहमदनगर से पुणे और सूपे वाला अपना एरिया ले लेंगे। और उसके बाद बीजापुर की मदद से वो आगे बढ़ेंगे, किस तरफ, कर्नाटक वाले क्षेत्रों पे बढ़ेंगे, कर्नाटक वाले क्षेत्रों पे। और कर्नाटका में स्पेशली बैंगलोर। अब देखिए, हम देखते हैं शाहजी भोसले के अंदर में कौन कौन सी जागीरें हैं। तो भाई उन्होंने अहमदनगर से एनेक्स कर लिया है, किसको, पुणे और सूपे को। पहले उन्हें मिला था, बाद में बीजापुर की जब मदद उन्होंने किया तो वो छीन लिया। तो फिर पुणे और सूपे को उन्होंने एनेक्स किया अपने बल पे, और कर्नाटक में उन्होंने कर्नाटक की तरफ बढ़े और बैंगलोर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इनके पास 2 एरिया है, एक एरिया तो इस साइड वाला एरिया है इनके पास, और एक एरिया कर्नाटक साइड, बैंगलोर वाला साइड इनको मिल चुका है। अब क्या करेंगे वो, तो वो क्या करेंगे शाहजी भोसले करेंगे क्या, कि जो पुणे प्लस सूपे वाला एरिया है, जो जागीर है, यहाँ पर वो शिवाजी प्लस जीजाबाई, जो इनकी माता जी हैं, इनकी पत्नी शाहजी भोसले के, और इनके शिवाजी की माता जी है ना, माँ है। तो इन दोनों को पुणे और सूपे वाले जागीर पे छोड़ देंगे कि आप लोग इसकी देखभाल करिए, और मैं कहाँ चलता हूँ, मैं चलता हूँ कर्नाटका वाले क्षेत्रों पे, है ना, कर्नाटका वाले क्षेत्रों पे। कर्नाटका वाले क्षेत्र पे कौन बैठे हुए हैं, तो खुद बैठे हुए हैं शाहजी भोसले, शाहजी भोसले बैठे हुए हैं। अच्छा, अब शिवाजी तो छोटे हैं, तो इनके लिए एक गार्जियन को रखा गया है, एक पेरेंट्स के रूप में, है ना, अभिभावक के रूप में, कौन दे देव, है ना, कोंदे देव, कोंदा देव, कोंदा देव को रखा है एज ए गार्जियन के रूप में, तो पुणे और ये वाले एरिया में। अच्छा, 1664 में इनकी डेथ होगी, उससे पहले ही इस एरिया में अपना वर्चस्व कौन बढ़ा लेंगे, अपना वर्चस्व बढ़ा लेंगे हमारे शिवाजी, ठीक है। तो शिवाजी के बारे में आगे देखते हैं हम लोग, कि 1594 से और 64 तक है शाहजी भोसले, लेकिन इसी बीच में शिवाजी ने भी अपना कार्यकाल शुरू कर देंगे, अपना आधिपत्य एनेक्सेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वो तो कर्नाटका वाले क्षेत्रों पे बैठे हुए हैं ये, और यहाँ के एरिया को देख रहे हैं। और ऊपर वाले एरिया पे कोंदा देव के गार्जियनशिप में शिवाजी और जीजाबाई हैं, और जीजाबाई की शिक्षा से वो प्रेरित होकर के वो भी एक अच्छे वॉरियर हैं, और वॉरियर बन करके ऐसा नहीं कि 1664 के बाद अपना कार्यभार शुरू करेंगे, नहीं, उससे पहले ही अपना कार्यकाल शुरू कर देंगे 1648 से। तो अगला स्टेप हमारा बनता है शिवाजी। अब शाहजी भोसले के बाद हम देखते हैं कि शाहजी भोसले के बाद कौन राजा है। तो शाहजी भोसले के बाद मैंने बताया था कि शिवाजी के बारे में, है ना, क्योंकि शिवाजी के ये पिता थे, शिवाजी, है ना। अब शिवाजी देखो, शिवाजी का जो जन्म होता है वो 1630 में होता है, और इनका जो डेथ है वो 1680 में होगा। मैंने बताया था कि जो इनके पिताजी हैं, है ना, शाहजी भोसले या शाहजी राजे, वो क्या किए हैं, इनको पुणे और सूपे वाली जो जागीर है ना, जो अहमदनगर से इनको मिला था, बाद में अहमदनगर ने बीजापुर के हेल्प करने की वजह से जो छीन लिया था, वापस उनको एनेक्स करने के बाद उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को वहाँ रख दिया था। तो वो वाला एरिया पे शिवाजी हैं, और खुद कहाँ चले गए, खुद बैंगलोर कर्नाटक वाले एरिया पे चले गए हैं, ठीक है। और एक एरिया और उनके पिताजी ने जीता है, वो एरिया है तंजावुर का, है ना। तो तंजावुर में उन्होंने शिवाजी के सौतेले भाई को बैठा दिया है, ठीक है। तो वो कहानी हम लोग तंजावुर में देखेंगे, बस इतना याद रखिएगा, शिवाजी के सौतेले भाई को तंजावुर, इसलिए तंजावुर में भी आप देखेंगे कि हिंदू शासक बैठेंगे, ठीक है ना। अब शिवाजी के बारे में देखते हैं, तो अब टाइम लाइन के हिसाब से देखते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि 1630 में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, किसका, शिवाजी का जन्म हुआ है। और हमने देखा कि जन्म के बाद जीजाबाई के साथ ये रहेंगे पुणे और सूपे वाले एरिया में, और उनके जो गार्जियन है वो कौन है, कोंदा देव जी।
कोंदाची देव के डेथ के बाद, है ना, जब कोंदा देव जी मर जाएंगे जो उनके गार्जियन, तो उसके बाद शिवाजी अपना काम शुरू करेंगे। और 1646 में इनका जो पहला अभियान है, 1646 में ये तोरन का किला, ये पुणे के पास ही है, तोरन का किला जो है उसको जीत लेंगे। उसके बाद तुरंत आगे बढ़ेंगे 1648 में, जो वही पुरंदर है, पुरंदर के किला को ये जीत लेंगे, पुरंदर का किला इसको भी जीत लेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि अभी इनके पिताजी हैं कर्नाटका साइड में, लेकिन शिवाजी ने अपना आगाज शुरू कर दिया है, अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है कि उन्होंने 1646 में तोरन का किला जीत लिया, 1648 में पुरंदर का किला जीत लिया है। अब आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। तो इन्हीं के समय में इनके नेतृत्व में मराठा, मैंने बताया था मराठा के कई ग्रुप हैं तो कई सरदार भी होंगे। तो एक मराठा सरदार है, मराठा सरदार, मराठा सरदार है चंद्रराव मोर, चंद्रराव मोर। इनके नेतृत्व में जो जालबी है, जालबी को ये जीत लेंगे, है ना, जालबी, जालबी क्षेत्र को ये जीत लेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि तोरन का किला, पुरंदर का किला, और इसका टाइम फ्रेम आप लिख लीजिएगा 1756 में, 1756। अभी इनके पिताजी जिंदा है, 1664 में इनके पिताजी की डेथ हो गई। तब तक इन्होंने तोरन का किला, पुरंदर का किला और मराठा सरदार के नेतृत्व में जालबी क्षेत्र, चंद्रराव के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया है, जालबी क्षेत्र को जीत लिया है, क्षेत्र को जीत लिया। अब इनका परचम लहरने लगा, है ना। तब अब समझ में आएगा कि यार दिक्कत हो रही है, तो ये क्या करेंगे, ये दोस्ती करना चाहेंगे, किसके साथ, ये चाहेंगे। अब इसी बीच में, इसी टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि चल रहा है इस टाइम जो वार चल रहा है, अब अहमदनगर, है ना, सॉरी, बीजापुर और मुगल के बीच में लड़ाई शुरू हो गया, बीजापुर और मुगल के बीच में लड़ाई शुरू हो गया। तो अब ये बीजापुर का मदद नहीं करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम औरंगजेब के साथ दोस्ती कर ले, लेकिन औरंगजेब किसी को वैल्यू नहीं दे रहा है। वो शिवाजी को कुछ समझ रहे, क्या मैं शिवाजी के साथ दोस्ती करूंगा, वो शिवाजी के साथ दोस्ती नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। तो अब ये क्या करेंगे शिवाजी, तो शिवाजी क्या कर रहे हैं, अब बीजापुर पर ही अटैक कर देंगे, जबकि बीजापुर हार चुका है और मुगल सल्तनत में आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, ये अटैक कर देंगे बीजापुर पे। तब औरंगजेब को बुरा लगा, तो औरंगजेब अफजल खान को कहेंगे कि ऐसा करो, ये जो शिवाजी है उसको क्या कर दो, उसको चाहे गलत षड्यंत्र करके, चाहे जिस तरीके से तुम उसको मार दो। तो बैटल होगा 1600, अब इसको बैटल ना कहें, इसको षड्यंत्र कहें। 1659 में अफजल खान शिवाजी को बुलाएगा, दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई होती रहेगी। फिर अफजल खान कहेगा कि यार तुम्हारी वीरता से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो अफजल खान और शिवाजी की दोनों की मुलाकात होगी। अफजल खान बहुत सीरियल में देखे होंगे आप लोग, या रील्स में देखे होंगे, वर्सेस शिवाजी। और उसमें अफजल खान शिवाजी को मारना चाहेगा, लेकिन शिवाजी क्या करेंगे, अफजल खान को ही मार देंगे। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी क्या करेंगे, शिवाजी पनहाला, पनहाला का फोर्ट है ना, पनहाला का किला, कोल्हापुर का किला, और उत्तरी कोकड़ है ना, उत्तरी कोंकण, है ना, का किला जीत लेंगे। ये सारा जिला अपने कंट्रोल में ले लेंगे शिवाजी। अब औरंगजेब को लग रहा है कि अब तो दिक्कत हो गई, अब औरंगजेब सीधा शिवाजी के साथ लड़ना चाहता है। तो अब शिवाजी के साथ लड़ना है, अफजल खान को इसने मार दिया है, तो अब क्या कहेंगे, शाइस्ता खान को भेजेंगे, कहेंगे ये जो अहमदनगर वाला जितना एरिया है जिसको शिवाजी ने जीत लिया है, सारा एरिया को छीन लो। उसके लिए वो क्या करेंगे, 1660 में भेजेंगे शाइस्ता खान को, 1660 में भेजेंगे शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान कौन है, ये औरंगजेब का मामा है, और ये मुगल गवर्नर है, मुगल गवर्नर, जो कि दिल्ली में बैठा हुआ है, मुगल गवर्नर शाइस्ता खान, जो कि औरंगजेब का मामा है, ठीक है। उसको भेजेगा कि जाओ और तुम शिवाजी को हराओ, हरा करके मार दो, और जो भी एरिया वो अहमदनगर का जो जागीर है या बीजापुर का जो भी जागीर या फोर्ट जीत गया है, उस जागीर को लेते आओ। लेकिन इन दोनों के बीच में संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। 1663 में, 1663 में, मतलब अब पता है कि गोरिल्ला वारफेयर के लिए बहुत फेमस है ना, छापामार युद्ध के लिए शिवाजी फेमस है। एक दिन रात में सोए रहेंगे शाइस्ता खान, उनके जो कैंप है, कैंप पे शिवाजी हमला कर देंगे और शाइस्ता खान पर हमला कर देंगे।
और इनकी 4 उंगलियां ही काट देंगे, है ना, 4 उंगलियां काट देंगे। किसी तरीके से जान बचाकर शाइस्ता खान वहां से भाग जाएगा। वापस जब आएगा तो फिर औरंगजेब कहेगा तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुको और तुम यहाँ से चले जाओ। कहाँ पे? अब तुम चले जाओ यहाँ से। इनको शाइस्ता खान को भेज दिएगा, कहेगा जाओ तुम बंगाल, और बंगाल का गवर्नर बन जाओ। बंगाल का गवर्नर बना देगा, कहेगा तुमसे बेटा ना हो पाएगा, तुम जाओ यहाँ से, बना देगा। अब औरंगजेब को अब बुरा लग रहा है। औरंगजेब जिसको सोचा था, मजाक समझा था, अब उसके लिए नासूर बनते चला जा रहा है दक्कन की तरफ। अब क्या करें? लेकिन तब तक फिर आगे क्या करेंगे? 1664 में, एक साल बाद ही सूरत पर अटैक कर देंगे। सूरत पर अटैक, सूरत पर आक्रमण। अब आपको पता है सूरत वो क्षेत्र है जहां से पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है, और ये मुगलों का एक ऐसा जगह है जहां से उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है। अब सूरत पर ही आक्रमण करके लूट देंगे। अब औरंगजेब के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अब औरंगजेब क्या करेगा? जाएगा, बुलाएगा किसको? आमेर के राजा। 1665 में बुलाएगा आमेर के राजा। आमेर के राजा कौन है? मैंने पहले भी बताया है। आमेर के राजा, राजा जयसिंह। जयसिंह को बुलाएगा, कहेगा शिवाजी को पकड़ के लाओ, मार के लाओ, कुछ भी, लेकिन वो जितना एरिया एनेक्स करके रखा हुआ सारा एरिया अब आमेर के राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में बैटल होगा। और कहते हैं कि आमेर के राजा वर्सेस शिवाजी। और जो जयसिंह है, बहुत प्रतापी राजा रहे हैं राजपूतों के, ये शिवाजी को क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। और कहाँ पे घेर लेंगे? पुरंदर में, है ना, पुरंदर के किला में घेर लेंगे। और यहीं पर दोनों के बीच में ट्रीटी होगी, है ना। इन दोनों के बीच में क्या होगी? संधि होगी। कौन सी संधि होगी बेटा? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होगी। किसके किसके बीच में? राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। इस संधि के अकॉर्डिंग 35 किला इनके पास है, शिवाजी के पास, है ना, 35 फोर्ट है, 35 किला है इनके पास। उसमें से 23 किला, है ना, 23 किला किसको दे देना है? मुगल को दे देना है। और 12 किला शिवाजी अपने पास रखेंगे। आप कहोगे सर ऐसा है? नहीं, इसमें भी अंतर है। 23 किला वो है जिसकी मतलब वार्षिक आय, एनुअल आय, है ना, वार्षिक आय जो है वो 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख। और जो शिवाजी के पास रखा गया है उसकी वार्षिक आय जो है 1 लाख है। 1 लाख, यानी 1 लाख वाले 12 जो किले हैं वो कहेंगे कि आप क्या करिए, शिवाजी अपने पास रखिए और 23 आप मुगलों को दे दीजिए। एक बार आप पूरा देख लीजिए, आप लोग को आसानी रहेगा बनाने में। एक मैप, ये कहानी कैसे चली। 1630 में इनका जन्म हुआ, फिर 1646 में तोरण का किला जीता है, 1648 में पुरंदर का किला, 1656 में मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के नेतृत्व में जालबी क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे, 1659 में अफजल खान को डिफीट करेंगे, पनहाला का किला जीतेंगे, कोल्हापुर का किला जीतेंगे, उत्तरी कोकर का किला जीत लेंगे। 1660 में मुगल गवर्नर शाइस्ता खान को भेजा जाएगा इनको मारने के लिए, लेकिन 1663 में शाइस्ता खान पर ही हमला कर देंगे, उसकी 4 उंगलियां काट देंगे। इसी तरीके से जान बचाकर शाइस्ता खान भाग जाएगा। उसके बाद उसको बंगाल का गवर्नर बना देंगे, कहें बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हम किसी और से देख लेते हैं। इसी दौरान 1664 में सूरत पर भी आक्रमण कर देते हैं शिवाजी। अब कहते हैं ना कि अब हद से ज़्यादा हो गया है, तो आमेर के राजा जयसिंह को बोला जाएगा जाइए आप और शिवाजी को हरा कर आइए। और शिवाजी और इनके बीच में बैटल होता है पुरंदर में। शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, वहीं पे संधि होती है पुरंदर की संधि। अब वहाँ पे संधि में क्या है, 35 फोर्ट है शिवाजी के पास, जिसमें 23 फोर्ट जो है जिसका एनुअल इनकम 4 लाख है, और 12 जो फोर्ट है उसकी जो एनुअल इनकम है 1 लाख है। तो 23 किला को मुगल के पास देना है और 12 अपने पास रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हुई। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या घटना घट रही है। अब शिवाजी के लिए तो बहुत, लेकिन जो अमर सिंह है ना, सॉरी जयसिंह है, जयसिंह शिवाजी को बड़े पसंद करते हैं और चाहते हैं कि औरंगजेब के साथ जुड़ जाए। औरंगजेब के साथ जुड़ जाएंगे तो औरंगजेब का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो वो शिवाजी को क्या करेंगे, 1665 में ही जब वो संधि हुई है तो संधि के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऑफर देंगे, है ना, ऑफर देंगे। क्या ऑफर देने वाले हैं कि आप मनसबदारी ले लीजिए, मनसब बन जाइए, मनसबदार बन जाइए, है ना, मनसब बन जाइए, मनसबदार उसी को बोलते हैं, मनसब बन जाइए।
किसके किसके मनसब बनने की बात हो रही है? तो औरंगजेब के। कहेंगे नहीं मैं तो नहीं बन पाऊंगा, ठीक है तुम एक काम करो, मेरे बेटे संभाजी महाराज को, है ना, संभाजी महाराज को मनसबदार बना दो, मुझे मत बनाओ मनसबदार। तो संभाजी महाराज को 5,000 रैंक वाला मनसबदारी दे दी जाएगी। ठीक है, अब शिवाजी और औरंगजेब एक तरफ हो गए। अब शिवाजी को कहा जाएगा कि आप एक काम करिए, जो बीजापुर है पूरा बीजापुर का अभियान करिए और बीजापुर को जीत करके लाइए। शिवाजी बीजापुर अभियान पे निकल जाएंगे। अब यहाँ से जो टाइम फ्रेम है, शिवाजी निकल गए हैं, शिवाजी बीजापुर अभियान पर। पर औरंगजेब का पूर्ण समर्थन ना मिलने के, समर्थन कहिए सहयोग ना मिलने की वजह से ये अभियान क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। औरंगजेब कहेगा यार क्या बड़ा शिवाजी की बड़ाई करते थे यार, बताओ हमारे साथ आ गए और हम एक बीजापुर नहीं जीत पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि शिवाजी को पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है ना। बीजापुर बीजापुर को पूरा कंट्रोल करना, देखिए वो जागीर, छोटी छोटी जागीरों को जीतना और पूरा बीजापुर को जीतना बहुत बड़ी बात होती है। अब पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, तो अब क्या कहेंगे, जयसिंह कहेंगे कि ऐसा करते हैं, औरंगजेब अभी शिवाजी को जानते नहीं, शिवाजी से इनकी मुलाकात करा दी जाए, है ना। तो अब क्या करेंगे, इनको बुलाया जाएगा 1665 में, कहेंगे आइए दिल्ली आइए। 1665 में ही दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली कौन आया है, दिल्ली बुलाया गया है। कहाँ पे, दीवाने, सॉरी दीवाने नहीं, दीवाने आम में, है ना। दीवाने आम और दीवाने खास है, तो दीवाने आम में बुलाया गया। दीवाने आम, ये दो दरबार है ना मुगलों का, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में कब शिवाजी पहुंचे, शिवाजी को पहुंचने के बाद औरंगजेब से जब पहुंचे तो देखे कि शिवाजी को भी उस लाइन में खड़ा कर दिया गया जिस लाइन में उनका बेटा खड़ा हुआ है। क्योंकि वहाँ पे देखे कोई 10 रैंक वाला है, कोई 100 रैंक वाला है, कोई 200 रैंक वाला है, कोई 500 या कोई 5,000 रैंक वाला। तो जो सबसे बड़ा रैंक होता था 5,000 रैंक होता था। कहीं कहीं जिक्र मिलता है 7,000, जो जाट रैंक है वो सबसे बड़ा सुपीरियर, लेकिन मैक्सिमम 5,000 ही होता था। तो देखा कि अपना उनका जो बेटा है संभाजी महाराज वो 5,000 वाली लाइन में खड़ा है, उसी लाइन में शिवाजी को खड़ा कर दिया। शिवाजी को लग गया बुरा कि अरे बताओ, मेरे बेटे की वैल्यू अगर 5,000 रैंक वाली है तो मेरी वैल्यू अलग होनी चाहिए ना। वो सोचे औरंगजेब अपने बगल में बैठाएंगे। अब इसी बीच में शिवाजी भड़क जाएंगे, तो किसी तरीके से उनको वहां शांत कराया जाएगा। और औरंगजेब को भी बुरा लगा, औरंगजेब कहेगा इसको जेल में डाल दो, शिवाजी को जेल में डाल देगा, है ना। जब बात बुरी लगेगी तो 16 में शिवाजी को जेल में डाल दिया गया। शिवाजी को जेल में डाल दिया, डाल दिया। अब बुरा लगेगा किसको, किसके कहने पे आए, जयसिंह के। जयसिंह को बहुत बुरा लगेगा। अब जयसिंह का जो बेटा है ना, जयसिंह का बेटा इनको क्या करेगा, 1666 में अपनी मदद से इनको जेल से आज़ाद करा देगा। तो ये जेल से आज़ाद हो जाएंगे, भाग जाएंगे। अब ये कैसे भागे ये सब कहानी आप लोगों ने पढ़ा है। ये 1600 उनकी मदद से, जयसिंह के बेटे की मदद से जेल से भाग जाएंगे। और यहीं से अब उनका सपना हुआ कि मुगलों के अधीन जो भी दक्कन, यानी दक्कन में मतलब साउथ में जो भी एम्पायर हो या फोर्ट उसने जीता है, सारों को जितने हैं उन सारों को क्या करना है, अब हमको जीतना है। और ये 1666 में फरार होने के बाद पुनः पहला ही अटैक किस पे करेंगे, 1670 में पहला ही अटैक कर देंगे सूरत पे। सूरत पर पुनः आक्रमण करेंगे, है ना, और उसको लूट लेंगे। सॉरी फ़ोन स्टोरेज फुल हो गया था, तो कुछ मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है। तो सूरत पर 1670 में फिर से वो अटैक कर देंगे और उसको लूट लेंगे, है ना। अब मुगलों के ये एकदम कट्टर दुश्मन हो गए हैं और आएंगे रायगढ़। रायगढ़ के किले पे 1674 में ये अपना राज्याभिषेक कराएंगे, राज्याभिषेक कराएंगे। अब इनकी सीधी सीधी लड़ाई, अब ये छत्रपति बनने जा रहे हैं ना। राज्याभिषेक कराएंगे कहाँ पर, रायगढ़ के किले पे, रायगढ़ के किले में, है ना, रायगढ़ के किले में। और यहाँ पे ये उपाधि लेंगे, है ना, ये उपाधि लेंगे, किस चीज़ की उपाधि लेंगे, छत्रपति की, छत्रपति की ये उपाधि लेंगे, छत्रपति की उपाधि। पुनः मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। छत्रपति की उपाधि लेंगे और क्या लेंगे, हैंदो धर्म धर्मा, है ना, या कई जगह हद हद लिखा रहता है लेकिन हैंदो, हैंदो धर्म धारक या धारक की उपाधि लेंगे। गौ ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण
प्रतिपालक की भी उपाधि लेंगे ये, और साथ में कहेंगे कि आज से मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ। अब ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्यों ये क्षत्रिय बने, कि ये क्यों ये छत्रपति की उपाधि ले रहे हैं, क्यों है धारक की उपाधि ले रहे हैं। ये आप लोग के लिए कमेंट है कि आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो हैं तो ब्राह्मण, लेकिन क्यों अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा। आप जवाब दीजिएगा, नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको इसका प्रॉपर जवाब दूंगा, क्योंकि अक्सर मेंस के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे छत्रपति बनने के बाद इनका पहला जो अभियान है, छत्रपति बनने के बाद 1677 में ये कर्नाटक अभियान करेंगे, है ना, कर्नाटक अभियान अपने पिताजी वाले क्षेत्रों पे, जो इनके पिताजी ने क्षेत्र जीता था, अभियान करेंगे। किसकी मदद से मदद लेंगे ये? गोलकुंडा के। मैंने बोला था ना कि ये लोग एक दूसरे का मतलब कभी भी किसी की मदद ले सकते हैं और किसी की मदद करते थे मराठा। गोलकुंडा की मदद से ये कर्नाटक अभियान करेंगे और वहां पर ये जिंजी जिंजी और बेल्लौर बेल्लौर वाला एरिया को ये जीत लेंगे, है ना। जिंजी वही क्षेत्र है, आगे मैं बताऊंगा, जो मेरे ऑफलाइन क्लास की उनको पता होगा। जिंजी राजा राम जब भागेंगे तो राजा राम यही जिंजी पर आकर के रुके रहेंगे, यहीं पे वो छिपे रहेंगे औरंगजेब से, औरंगजेब कभी यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है ना। ये वही जिंजी एरिया है। उसके बाद 1680 में शिवाजी का डेथ हो जाएगा, यहीं पे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इतनी सारी कहानी शिवाजी के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब शिवाजी, तो देखते हैं कि शिवाजी के बाद कौन कौन मराठा राज्य करेगा, है ना। तो हमने देखा कि शिवाजी जो है वो कब से, इनका जो टाइम फ्रेम है कितना है, 1630 से लेकर के 1680, है ना। अब शिवाजी के दो बेटे, एक है संभाजी महाराज, संभाजी महाराज, और दूसरे कौन है हमारे, दूसरे हमारे राजा राम है ना। अब संभाजी महाराज का जो टाइम फ्रेम है वो कितना है, 1680 में गद्दी पर बैठेंगे और 1689 में ये असैसिनेट कर दिए जाएंगे, यानी मार दिए जाएंगे। किसके थ्रू? ये मार दिए जाएंगे औरंगजेब के थ्रू। उसके बाद गद्दी पर बैठेगा राजा राम, 1689 से लेकर के 1700 तक, है ना। ये गद्दी पर बैठेगा। गद्दी पर क्या बैठेगा, ये भागा फिरेगा और मैंने जो बताया जिंजी में जाकर के बैठ जाएगा। जिंजी आप देख लीजिए, जिंजी ये वाला क्षेत्र है, यहाँ कहीं आपको जिंजी मिलेगा। यहाँ औरंगजेब पहुंचेगा नहीं, इस जिंजी के क्षेत्र में हमेशा छिपा रहेगा, ठीक है। राजा राम, तो राजा राम के बाद, राजा राम का जब डेथ हो जाएगा तो राजा राम के डेथ के बाद राजा राम के ही बेटे हैं शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय ये गद्दी पर बैठेंगे। और कब तक बैठेंगे, 1700 से लेकर के 1707 तक। एक्चुअली ये माइनर है ना, ये माइनर है, माइनर है। तो इनके एवज में रिजेंट क्वीन के रूप में कौन बैठेगा, रिजेंट क्वीन, है ना। वकील के रूप में कौन बैठेगा, इनकी जो माँ है वो ताराबाई, ताराबाई गद्दी पर बैठेंगी, ठीक है। अब उसके बाद गद्दी पर कौन बैठ रहा है, तो इसके बाद 1707 में संभाजी महाराज के, मैंने बताया ना औरंगजेब के बाद बहादुर शाह उनका जो बेटा है वो क्या करेगा, संभाजी महाराज को आजाद करा देगा। सॉरी, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज कह रहा हूँ, साहू जी महाराज जो संभाजी महाराज के बेटे हैं उनको वो आजाद कर देगा, है ना। तो इसके बाद गद्दी पर बैठेंगे साहू जी महाराज। अब इतना आसान नहीं है कि साहू जी महाराज को गद्दी मिल जाएगा तुरंत ही आएंगे, लेकिन तब तक आप देख लीजिए कि 1707 से लेकर के 1748 तक ये गद्दी पर बैठेंगे। साहू जी महाराज को जब रिलीज कर दिया जाएगा तो ऐसा नहीं कि ताराबाई छोड़ देंगे गद्दी, आओ अरे ये तुम भाई तुम्हारे चाचा हैं, चाचा जी को गद्दी पर बैठा दो, ऐसा नहीं है। इनके दोनों के बीच में बैटल होगा, ठीक है ना। साहू जी महाराज और इनके बीच में बैटल होगा, है ना। जब साहू जी महाराज को रिलीज किया जाएगा तो 1707 में बैटल ऑफ खेर होगा, बैटल ऑफ खेड़, खेड़ का युद्ध किसके बीच में हो रहा है भाई, ये युद्ध हो रहा है, एक तरफ है शिवाजी द्वितीय और प्लस ताराबाई उनकी माँ, और दूसरी तरफ है साहू जी महाराज, साहू जी और प्लस बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ ही इनको हेल्प करेंगे जिसकी वजह से ये गद्दी पर बैठ पाएंगे, बालाजी विश्वनाथ।
इनकी हेल्प से। उसके बाद साहूजी महाराज मराठा बनेंगे, मराठा किंग बनेगा, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया जाएगा। तो अब हम कल पढ़ेंगे राजा राम के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में, शिवाजी द्वितीय के बारे में और साहूजी महाराज के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तब भी आप लोग नहीं देखते हैं और है ना, रिवाइज करने में भी दिक्कत होगी। तो इतनी कहानी थी मराठा के इनिशियल टाइम के शिवाजी तक का। शिवाजी के बाद की कहानी हम लोग अब कल देखेंगे, ठीक है।